हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल या हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा करके हमारे वीडियो बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है ये किसी खास मुद्दे पर है और वो है आपके क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा विषय है इतिहास, उसका चैप्टर नंबर 5 है, जो कि बड़ा ही खास है क्योंकि ये बात करता है 1857 की क्रांति के बारे में। जब जनता बगावत करती है तो 1857 की क्रांति होती है और इस 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, ये सारी की सारी बातें इस चैप्टर में कही गई है। बाकी चैप्टर का पूरा रिवीजन करने के लिए आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं, चैप्टर वाइज अलग अलग रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपके हर एक चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का जवाब देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है फिर से याद करें। फिर से याद करें का मतलब ये है कि जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करें और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो क्या है क्वेश्चन हमारा पहला, वो है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। याद करो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। दोस्तों, हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा था कि कुछ राजाओं ने अंग्रेजों से राज्य को बचाने के लिए बातचीत की थी। यह हमारा टॉपिक था कि कुछ राजाओं ने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से बातचीत की। तो ये बातचीत की, तो क्या बातचीत की, उसमें पहला नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जब झांसी पर उनका राज चलता था, यानी जो उनके पति जब राज करते थे, तब उस समय लॉर्ड डलहौजी नाम का एक गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गवर्नर जनरल थे। इनकी एक नीति थी जो बहुत ही खतरनाक थी और सबसे आलोचनात्मक नीति थी, जिसका नाम था विलय की नीति या हड़प नीति। इस विलय की नीति या हड़प नीति के द्वारा एक रूल बनाया गया था। वो रूल क्या था? वो रूल था कि यदि किसी राज्य के राजा की अचानक से मृत्यु हो जाती है और अगर उस राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी पुरुष नहीं होता, तो ऐसे में वो राज्य अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया जाता। तो यही हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के साथ। रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु होने के बाद कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से महारानी लक्ष्मीबाई का जो है, रानी लक्ष्मीबाई का शासन छीना जा रहा था। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से बातचीत करने का फैसला लिया और एक बच्चे को गोद लिया था। उन्होंने उसी बच्चे को राजा बनाने का विचार किया और यही विचार उन्होंने अंग्रेजों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरा गोद लिया हुआ बच्चा है और मैं चाहती हूँ कि इसी बच्चे को राजा मान लिया जाए और यही इसका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन लॉर्ड डलहौजी उस समय जो थे, उनका मेन मोटिव यही था कि जितना हो सके राज्यों को हड़प लो। तो अंग्रेजी सत्ता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और झांसी उनसे छीन लिया। हालांकि बाद में दोबारा से झांसी को वापस लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में दोबारा से अंग्रेजों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि उनकी क्या मांग थी। तो उनकी मांग थी कि उनके गोद लिए हुए बेटे को राज सिंहासन यानी गद्दी पर बिठाया जाए, जिस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो यही इसका उत्तर है कि झांसी की रानी की मांग थी कि झांसी रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले और विलय के सिद्धांत के अंतर्गत उनका राज्य नहीं हड़पा जाए। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं सुनी, क्योंकि उनका मोटिव तो केवल और केवल शासन विस्तार करना था। इसी वजह से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को, गोद लिए हुए बेटे को राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है कि ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। ईसाई धर्म को अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। हुआ ये था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ाने के लिए, ईसाई मिशनरियों को यहाँ बुलाने के लिए
अंग्रेजी सत्ता ने एक नियम बनाया था सन 1850 के आसपास। सन 1850 में अंग्रेजी सरकार ने एक नियम बनाया था कि भाई अब कोई भी व्यक्ति आसानी से ईसाई धर्म को ग्रहण कर सकता है, और जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण करेगा, जो भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण करेगा, उसे वो सारे जमीन के अधिकार और सारे हक मिलेंगे जो उसके पुश्तैनी पुराने बनते थे। तो एक तरह से ईसाई धर्म को प्रमोट करने और उनके लोगों की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने इस प्रकार का एक कानून बनाया था जो सन 1850 में आया था। तो आइए बात करते हैं इस कानून के बारे में कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बता दी सारी बात, वही इसका उत्तर है, लेकिन शब्दों में देख लेते हैं। आइए समझते हैं शब्दों में कि ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए सन 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। बहुत आसानी से आप किसी धर्म को अपना सकते थे, उसमें भी ईसाई धर्म के लिए सबसे आसान नियम बनाए गए। ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया गया, यानी आप अपने पूर्वजों की संपत्ति को वापस हक से ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये इस नियम के द्वारा बनाया गया। दोस्तों, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि आपको अपने क्वेश्चन का सही उत्तर मिल गया होगा। जो भी क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कर रहे हैं, आप चाहे तो मैं पूरा ये पेज मैंने छोड़ के रखा हुआ है, आप चाहे तो आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले पढ़ने में काम आएगा। जितने अच्छे नोट्स बनाओगे, जितने अच्छे से नोट्स को पढ़ोगे, अपनी राइटिंग को उतने अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो ध्यान रखिए, बार बार पढ़ने से ही याद होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो पहला तो आपने समझ लिया, दूसरा समझ लिया, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था? ये तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, और कोई भी व्यक्ति जिसने 1857 की क्रांति को अगर अच्छे से पढ़ा है, इत्मीनान से सब शब्दों पर गौर किया हो, तो सिपाही विद्रोह का मेन कारण कोई भी बता देगा। और आप जो लोग इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं, आपके पास इसका उत्तर जरूर होगा। फिर भी एक बार मैं आपको इस उत्तर की चर्चा कर देता हूं कि सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था। देखिए, सिपाहियों को अभ्यास करने के लिए नए कारतूस की एक लॉट मंगाई गई। अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड से नए कारतूस आए थे। यूरोप के नए कारतूसों पर जो लेबल लगा था, क्या होता था कि जब से अपना बंदूक होता है, पुराने जो बंदूक होते थे, उसको जैसे जैसे खोला उसमें कारतूस भरना पड़ता था, या तो आगे, या तो हो सकता है कि भाई ऊपर से ऐसा भरना पड़ता था और फिर उसको ठूसना पड़ता था। लेकिन जो अब एक हाथ में बंदूक है, एक हाथ में कारतूस है, तो उसको चीरोगे कैसे? जो उसका लेबल था उसको फाड़ना पड़ेगा ना, तो लेबल के वजह से मुंह से फाड़ना पड़ता था। अब वो जो लेबल लगा था उस कारतूस के ऊपर, बारूद के ऊपर, वो लेबल लगा होता था चर्बी का। और चर्बी भी किसकी? गाय और सूअर की चर्बी। अब आपको पता है कि हिंदू जो है वो गाय को माता की तरह पूजते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं प्योर। ऐसे में वो उसको अगर मुंह में लगाएंगे तो आपको सब समझ सकते हैं कि किस तरह तक धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। वहीं सूअर जो है उससे मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी, दोनों की चर्बियों को उसमें लगाया जाता था, जिसको मुंह से चीरना पड़ता था। उसी का वो विद्रोह कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हम इस नए कारतूसों के साथ अभ्यास नहीं करेंगे। अंग्रेज हमारी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, अंग्रेज हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसका उत्तर वही होगा कि भाई वो चर्बी वाले कारतूस जो थे उसे नहीं खोलना चाहते थे। तो नए कारतूसों से ऐतराज के क्या कारण है? कारण नंबर 1, सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। जो पट्टी होती थी, जो लेबल होता है, उसको दांत से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। इसी वजह से सिपाहियों ने नए कारतूस पर इतराज जताया और नए कारतूस का इस्तेमाल करने से सीधा मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर। अब ये अंतिम थे, ये बात किसने बोली? लॉर्ड कैनिंग साहब ने 1856 में इस बात की घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर जो हैं
वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं रहेगा। तो ये आखिरी मुगल बादशाह थे। तो बहादुर शाह जफर को जब दिल्ली में वो लाल किले में थे तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने दोबारा से दिल्ली के लाल किले को फतह कर लिया, और दिल्ली के लाल किले को फतह करने के बाद उन्होंने बादशाह को किडनैप कर लिया, मतलब बादशाह को बंदी बना लिया। मुगल बादशाह जो अंतिम बादशाह था, जो 1857 की क्रांति का सम्राट बन बैठा था, उसको सम्राट घोषित कर दिया था, अंग्रेज़ों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बेटों को उसके सामने गोली मारी गई। सोचो अंग्रेज कितने ज़्यादा अत्याचारी थे कि एक बादशाह के बेटे को उस बादशाह के सामने गोली मार दी गई, और बादशाह बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल दोनों को म्यांमार की जेल में, रंगून एक जगह है वहाँ पर, उस समय बर्मा नाम था म्यांमार का, और बर्मा की जो कैपिटल उस समय हुआ करती थी रंगून, और रंगून में एक जेल में वहाँ पर उनको बंद कर दिया गया, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी प्रताड़ना भरा जीवन जिया, और 1862 की ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अंतिम मुगल बादशाह ने अपना जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में जिया था। सोचो बादशाह होकर के इतनी परेशानी हो रही थी, जब एक देश का इतना बड़ा बादशाह इतने खराब ज़िंदगी जी रहा था, तो सोचो देश के किसानों, देश के मजदूरों और देश के गरीबों और महिलाओं का क्या हाल हो रहा होगा। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। तो उत्तर क्या होगा इसका? मुगल बादशाह के जीवन के आखिरी साल क्या है? उन पर मुकदमा चलाया गया, गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। बादशाह के बेटे को उनके सामने गोली मार दी गई, उनके संतानों को। वैसे तो लॉर्ड कैनिंग ने बोला था कि उनके बेटे जो होंगे उनको राजकुमार की संज्ञा दी जाएगी, लेकिन उन राजकुमार को जिंदा छोड़ोगे तो राजकुमार बोलेंगे ना। उनकी मृत्यु हो गई। बादशाह और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून भेज दिया गया, जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अंतिम बादशाह ने अपना जीवन जो है वो जेल में बिताया और वहीं पर उनकी मृत्यु तक हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 आइए विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पहला जो क्वेश्चन बढ़ता है, जो पहला क्वेश्चन बढ़ता है जिसे हम लोगों ने सीक्वेंस में 5वां नंबर दिया है, वो क्या है? मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों में आत्मविश्वास के कारण क्या थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, वर्डिंग पर ध्यान दे दिया, तो आप पूरा उत्तर अपने दिमाग में कर पाओगे कि इसका उत्तर क्या होगा। जरा सोचो, एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ और कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाए। क्वेश्चन है कि मई 1857 से पहले, जब मई 1857 की मतलब होता था 1857 की क्रांति से पहले, अपनी स्थिति को लेकर, मतलब उनकी जो पोजीशन थी अंग्रेजों की, अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों में आत्मविश्वास के क्या कारण थे? मतलब अंग्रेज शासकों के अंदर एक आत्मविश्वास था। कब? 1857 की जो क्रांति उससे पहले। क्या कारण था कि उनका इतना आत्मविश्वास था? पहली बात तो ये कि उनके आत्मविश्वास का कारण था भारतीय शासक। उनको पता था कि बहुत सारे भारतीय शासक ऐसे हैं जो अपने हितों की रक्षा के लिए हमारा साथ देंगे। तो अंग्रेजों को इन भारतीय शासकों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उनको ये पता था कि भारत के सिपाही हमारे लिए लड़ेंगे, ये उनका विश्वास था। तो यही हुआ वास्तव में, क्योंकि बहुत सारे सिपाहियों ने 1857 के क्रांति को कुचलने में अंग्रेज़ों की मदद की। यहाँ तक कि अगर मैं लक्ष्मीबाई की भी बात करूँ तो महारानी रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेज़ों से लड़ रही थी तो उनको हराने के लिए भी उन्हीं के जो साथी थे एक, उन्होंने धोखाधड़ी की थी और उनकी रानी के महल में घुसने का एक सीक्रेट रास्ता बताया था, क्योंकि रानी के किले को भेदना इतना आसान नहीं था। तो रानी के किले में जाने का एक सीक्रेट रास्ता बताया था, उन्हीं में से कोई लोग था, और उस व्यक्ति ने अंग्रेज़ों को पहुंचा दिया रानी के किले के अंदर और रानी के महल को तबाह कर दिया गया था। तो ऐसे कई राजा हुए, ऐसे कई इंडियंस थे जो उनका साथ देते थे। यहाँ तक कि तात्या टोपे साहब को भी जो है पकड़वाने में किसी एक व्यक्ति, मान सिंह का हाथ था, जो अंग्रेज़ों का मुखबिर बन गया था। तो अंग्रेज़ों को विश्वास का एक कारण, आत्मविश्वास का कारण था ये भारतीय लोग जो उनकी हमेशा सहायता करने को तैयार थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं इसका उत्तर क्या है। अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कारण क्या थे? जो मैंने बताया लगभग वो ये सिपाहियों से उनको उम्मीद थी कि बहुत अच्छा काम करेंगे।
अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं। विश्वसनीय है मतलब उनकी बात मानते हैं। भारतीय सिपाही इतने ईमानदार है कि उनको अगर हम लोग पैसा दे रहे हैं तो वो हमारे ही कर्ज की तरह दबे हुए और हमारे लिए लड़ेंगे, ये उनका विश्वास था और सालों से लड़ रहे थे। लेकिन अब अंत समय आ गया था, अब उनका विश्वास तोड़ दिया था सिपाहियों ने, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती और बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। उन सिपाहियों ने अपने ही देश के लोगों के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि सिपाही धर्म का पालन कर रहे थे। लेकिन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को कतई नहीं पता था कि हमारे सिपाही हमारे विद्रोह में हो जाएंगे। बस इन सिपाही की वजह से ये बड़ा एक जो है विद्रोह हो गया था। अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा जमींदार उनके शासन का समर्थन करते थे, क्योंकि बहुत सारे स्थानीय राजाओं को और जमींदारों को अंग्रेज बहुत कुछ देते थे। और क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत पहले ही कर ली थी, संधि करके बैठे हुए थे। पहले से ही बहुत सारे राजघरानों के लोग संधि करके बैठे हुए थे कि हम आपका साथ देंगे, जब भी आप पे आँच आएगी ये भारतीय शासक आपके साथ रहेंगे, बस शर्त है कि आपको हमें संरक्षण देना होगा, हमारा राज्य कब्जे में ना जाए, हमें हमारा जीवन अच्छे से जीने दिया जाए। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो क्या स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। अंग्रेजों ने पहले ही विद्रोह को पनपने वाली जो भूमिका होती है वही ख़त्म कर दी। कोई भी राजा अंग्रेज के खिलाफ होगा तो सीधी सी बात है कि कोई भी राजा अगर अंग्रेज के खिलाफ होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको सेना होगी तभी लड़ेगा। इन्होंने पहले ही ज़्यादातर राजाओं को कमज़ोर कर दिया था सहायक संधि के माध्यम से। ये बोला गया कि आप अपनी प्राइवेट सेना नहीं रख सकते, अब आपको अंग्रेजों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने ये हेल्प के चक्कर में क्या किया, अपने भविष्य में आने वाले विद्रोह को कुचलने का पहले से प्रयास कर लिया था। तो उनने बाकी सेनाएं भंग कर दी थी, राजस्व वसूलने के अधिकार भी छीन लिए थे। जब राजा भारतीय शासक बिल्कुल स्वतंत्र ही नहीं थे, अंग्रेजों की सुनते थे, कमज़ोर हो चुके थे, तो आप खुद बताइए ना कि फिर कैसे अंग्रेज को कोई कैसे हरा सकता था। बस इन्हीं 3 कारणों की वजह से अंग्रेजों के अंदर एक आत्मविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि भाई शासक हमारे साथ हैं, जो अपोजिट लग रहे, जो विरोधी भी है वो भी कमज़ोर है, और हमारे सिपाही हमारे लड़ते हैं। ये सारी चीज़ों ने अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी थी, आत्मविश्वास से भर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। जब बहादुर शाह जफर ने, आपको पता ना, जब सबसे पहले 1857 की क्रांति का विरोध जब शुरू हुआ था, विद्रोह शुरू हुआ था, ये मेरठ से बैरकपुर से हुआ था, जहाँ पर मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति ने अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी। हालांकि उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन बहुत सारे सिपाहियों ने अभ्यास करने से मना कर दिया चर्बी वाले कारतूस के चलते, और धीरे धीरे हमला करने लगे, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों को मारने लगे, और उनकी जो जगह थी, जो उनके भवन थे, उनके थाने थे, इन पर आग लगा करके इनको खाक कर दिया गया, अंग्रेज़ों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। और फिर ये मेरठ के जो सिपाही थे, इनके अंदर इतना जोश भर गया था कि बस इसने सोच लिया कि अब तो हम अंग्रेज़ों की सत्ता को मिटा के रहेंगे। लेकिन सवाल ये था कि अगर अंग्रेजी सत्ता को भारत से बाहर निकाल दिया तो देश का शासन संभालेगा कौन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। सिपाहियों ने सोचा कि कुछ तो ऑप्शन निकालना पड़ेगा। सिपाहियों ने उत्तर निकाल लिया था, उन्होंने निकाल लिया था कि भाई दिल्ली में बैठे बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक है, और इन्हीं मुगल शासक को हम लोग सम्राट घोषित कर दें तो सम्राट के आधिपत्य में ही हम लोग युद्ध लड़ सकते हैं, और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद पूरा देश मुगल सम्राट के हाथों में सौंप देंगे। कम से कम अंग्रेजों से तो काफ़ी सही थे, अंग्रेजों की तुलना में काफ़ी तो बहुत कम अत्याचार किए थे, इतने तो नहीं किए थे जितने अंग्रेज़ों ने किए थे, उतने तो नहीं थे। तो इनके कंपैरेटिवली तो उन्होंने बोला कि अगर इनको बना दिया जाए तो हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। और इन्हीं मेरठ की एक फौजी टुकड़ी जहाँ पहुँची दिल्ली में एक और टुकड़ी बैठी हुई थी सिपाहियों की, जिन्होंने उनका साथ दिया, और दोनों ने मिलकर विद्रोह किया, और एक विजयी सेना लेकर के पहुँच गए, लाल किले की दीवारों के आसपास खड़े हो गए।
लाल किले की दीवार पर आसपास खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्ला रहे, बादशाह से मिलने की उम्मीद में। बादशाह से मिलना चाहते थे, बादशाह से मुलाकात हुई, बादशाह को नेता घोषित किया गया कि आप हमारे देश के सर्वोच्च नेता है और हम लोग जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उस युद्ध का जो कमान है वो आप संभालेंगे। और ऐसे में बहादुर शाह जफर साहब ने उनको समर्थन दे दिया। जैसे ही बहादुर शाह जफर ने समर्थन दिया, अब ये सैन्य विद्रोह जो है ये सैन्य विद्रोह ही नहीं रहा, ये सैन्य विद्रोह के साथ साथ राजा महाराजाओं का शाही विद्रोह भी बन गया था। तो राजा महाराजाओं का साथ मिलते से ही बहुत सारी जनताओं में एक आक्रोश पैदा हो गया कि अब तो हम अंग्रेज़ों को हटा कर रखेंगे। आत्मविश्वास पैदा हो गया, हिम्मत की भावना आ गई। बहुत सारे ऐसे दबे कुचले शासक थे जो अंग्रेज़ों से डरते थे। उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि अगर दोबारा से मुग़ल सत्ता में आते हैं तो हम लोग मुग़लों के आधिपत्य में, मुग़लों के अंडर में बिल्कुल बेफिक्र होकर के राज चला सकते थे। इस प्रकार सभी शासकों ने भी उनका साथ देना शुरू किया। तो देखो कितना सारा बदलाव आया बहादुर शाह जफर के समर्थन का, तो ये असर पड़ा। तो देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते शब्दों में। जनता और राज परिवारों पर प्रभाव। बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई और उनका उत्साह और साहस और बढ़ गया। उत्साह और साहस दोनों बढ़ गए। इससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिल गया। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा था कि अगर फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे, जो अंग्रेज़ों के दौर में उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। इसके अलावा विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, इस खबर को से वो बेहद खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज कमज़ोर हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। तो देखो, एक खाली एक समर्थन देना, वो भी उस राजा का, उस बादशाह का जिसके पास कोई पावर नहीं, बस नाम मुगल था, वृद्ध थे, बिल्कुल वृद्ध बादशाह के बोलने पर भी देखो एकदम से लहर दौड़ उठी। इसलिए दोस्तों, हर एक आंदोलन, हर एक क्रांति का एक नेता होना चाहिए, जिस नेता को सब जानते हो, बस उस नेता का नाम ही काफ़ी है। वही महात्मा गांधी के साथ भी होता था पहले, कि महात्मा गांधी जब भी कोई आंदोलन की शुरुआत करते उनके नाम पर लोग इकट्ठे हो जाते। वैसा ही 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के नाम ने किया था, और इस तरह से पूरे भारतवर्ष में बहादुर शाह जफर के नाम की एक बात चलने लगी कि अब तो हम जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद होकर रहेंगे। तो आइए समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। देखिए, जो अवध था, अवध में जो बागी भूस्वामी थे, कुछ जमींदार थे, कुछ विद्रोही थे, तो उनको आत्मसमर्पण करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या नीति है, कैसे अपनाया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि कुछ बागी जमींदार थे और जो कुछ राजा, जो नवाब थे, उनके ऊपर कार्रवाई की और उनको फांसी पर लटका दिया, फांसी की सज़ा सुना दी गई। उसके अलावा भी क्या किया, उनने एक नियम निकाल दिया कि जो भी व्यक्ति विद्रोही है या विद्रोही का साथ दे रहा है, तो सबसे पहले वो आत्मसमर्पण कर दे। अगर उसने किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो उसको उसकी ज़मीन का जो अधिकार है वो वापस से मिल जाएगा, और अगर वो नहीं करता है ऐसा तो फिर अंग्रेजी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले कुछ लोगों को फांसी दे दी, उससे लोगों को डरा भी दिया, और फिर क्या किया, फिर एक नया प्रलोभन दे दिया, एक नया नियम निकाल दिया कि अगर आप बागी है और अब बागी का साथ न दे करके समर्पण कर देते हैं हमारे सामने, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आपके नाम पे कोई अंग्रेज की हत्या का केस नहीं है तो फिर आप स्वतंत्र हैं और आपकी रक्षा भी हम करेंगे और आपको क्या देंगे, ज़मीन जायदाद भी आपको वापस मिल जाएगी। तो बस इसी को चलते बहुत सारे लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अवध के बागी भूस्वामी का समर्पण कैसे करवाया, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामी राजाओं और नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। सबसे पहले क्या किया उनने, देखिए क्या होता है, लोगों को डराने के लिए पहले एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है कि भाई पहले तो उन्होंने किसी को फांसी दे दी तो लोग को डर लग रहा है कि यार हाँ फांसी भी दे सकते हैं ये तो बागियों को। फिर बागियों के लिए एक ऑप्शन निकाला कि आप समर्पण कर दे। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, मतलब हमारे भक्त बने रहेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। मतलब
वो वापस से अपने जमीन का जो पारंपरिक अधिकार है उसको वापस उपभोग कर सकते हैं। और जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और जमीन पर उनका अधिकार भी दावेदारी बनी रहेगी। अब समझ रहे अब क्या है ये? पहले तो जो भूस्वामी जो बागी थे, जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या की, जिनके नाम उनके पास थे, उनको पकड़ के उनको दे दी सजा। और फिर बोला जो बचे हुए हैं उनके लिए एक ऑफर है, कुछ समय के लिए ऑफर दिया है कि आप आइए, समर्पण करवाइए, कर दिया तो आपको ज़मीन पर अधिकार मिल जाएगा। किसी अंग्रेज को अगर आपने नहीं मारा है तो भी आपकी रक्षा हम करेंगे, आपको अपनी ज़मीन वापस मिल जाएगी। इस तरह से अंग्रेजों ने अवध के जो बागी थे उनको आत्मसमर्पण करवा लिया। क्वेश्चन नेक्स्ट, 1857 के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह से बदली? 1857 की जो क्रांति हुई थी, हम और आप सब जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कैसे शुरुआत हुआ था, किन किन लोगों ने विद्रोह किया। बहुत व्यापक तौर पर विद्रोह हुआ और इतना बड़ा विद्रोह था कि अंग्रेजों को उस विद्रोह को दबाने में 2 साल लग गए। और 2 साल लगने के बाद फिर ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि विद्रोह का मुख्य कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी अत्याचारी नीतियां, अन्यायपूर्ण नीतियां थी। ये ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया था, इसलिए ब्रिटिश शासन ने एक निर्णय लिया और जो वहाँ की क्राउन जो होती हैं, जो वहाँ की रानी जो थी, ब्रिटेन की महारानी ने घोषणा कर दी कि अब हम घोषणा करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर को ब्रिटिश सरकार को सौंप दी जाएगी, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चली जाएगी। तो एक बदलाव तो ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में की जाएगी। दूसरा यह बदलाव किया गया कि जिस गवर्नर जनरल की नीति से आप परेशान थे, जिस गवर्नर जनरल की मनमानी से आप परेशान थे, उस गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा करके अब वायसराय की पोस्ट को लाया जा रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग जो लास्ट गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय के रूप में तैनात किया गया। और ये भी कहा गया कि एक हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति होगा जो भारत के मंत्री के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, और वो व्यक्ति इंडिया में शासन से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी लेगा और ब्रिटिश सरकार को आगाह करेगा सब नीतियों के बारे में। इस प्रकार हम लोग इंग्लैंड से भी भारत की नीतियों पर पूरा ध्यान रख सकेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज किया। उसने बोला कि अब किसी भी धर्म के साथ, कोई भी रीति रिवाज के साथ गलत नहीं होगा, सबको सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म की मान्यताओं पर प्रहार किया था। तो किसी भी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम धर्म या किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं या उनके देवी देवताओं का जो है अपमान नहीं किया जाएगा, धार्मिक रीति रिवाजों का अपमान नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा बोला कि हमने और सेना में भी भर्ती में उन्होंने बदलाव कर दिए कि अब सेना की भर्ती में भारतीयों की संख्या को कम किया जाएगा, यूरोपियन लोगों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। मुसलमानों की ज़मीनों को ज़्यादा से ज़्यादा जब्त किया गया, क्योंकि अंग्रेज सरकार का मानना था कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण मुसलमान ही थे, इसलिए उन्होंने उनकी ज़मीनें जब्त कर ली थी। इसके अलावा ज़मींदारों को और भूस्वामियों को उनकी ज़मीन पर स्थायी हक देने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि अब जमींदारों से उनकी ज़मीनें नहीं छीनी जाएगी और उनको स्थायी हक दिया जाएगा। अब स्थायित्व प्रदान किया गया। राजाओं, महाराजाओं और नवाबों को यह आश्वासन दिया गया कि अगर आप ब्रिटेन की महारानी को सर्वोपरि मानते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद कोई भी आपकी ज़मीन हड़पेगा नहीं, तो आपकी जो रियासत होगी वो आप ही की होगी। आने वाले समय में किसी भी राजा पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। इतने सारे बदलाव कर दिए। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी, वो अंग्रेजों की दमनकारी नीति अब थोड़ी सी शांत हो गई थी। 1857 की क्रांति ने यही तो बदलाव किया है। इतने सारे बदलाव किए केवल एक क्रांति की वजह से ये हुआ था। और कहीं ना कहीं हमने भले ही आज़ादी ना मिली हो हमें, लेकिन हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण व्यवहार से आज़ादी मिल गई थी। इसीलिए बहुत सारे लोग 1857 की क्रांति को एक सफल क्रांति के रूप में देखते हैं। तो देखते हैं क्या क्या बदलाव किए, वही जो मैंने अभी आपसे बात की, बस शब्दों में उसको समझना है। अंग्रेजों की नीति में बदलाव। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। किसके अधिकार सौंप दिए? जो अधिकार पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, अब वो सारे के सारे अधिकार किसको सौंप दिए? ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए।
ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था जिसको भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन भी किया गया जिसे इंडियन काउंसिल भी कहा जाता था, यानी वायसराय को सलाह देने के लिए काउंसिल बनाया गया था। उसमें कुछ व्यक्ति सदस्य थे जो उसको सहायता देते थे। अब जो वायसराय था वो इतना पावरफुल नहीं रहा जितना गवर्नर जनरल अपनी मनमानी करता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, पद भी बदल दिया, शक्तियां भी बदल दी, सब कुछ बदल दिया, इतने सारे बदलाव किए गए। और क्या बदलाव हुए, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया। ब्रिटेन सरकार ने देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की पूरी छूट होगी। वो ब्रिटिश शासन के अधीन अपना शासन चला सकते हैं। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। मुसलमानों की जमीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण मुसलमानों को माना गया था। ये अंग्रेजी सरकार का मानना था, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लोगों की ज़मीनों को छीना था। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाज और रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया कि हम आपके रीति रिवाज, धर्म का अपमान नहीं करेंगे और न ही उसमें इंटरफेयर करेंगे। आप अपने आराम से, अपनी मर्जी से अपने धर्म के साथ जिएं, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं। तो इतने सारे बदलाव एक क्रांति की वजह से हुए थे। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि 1857 की क्रांति कैसे सफल कही जाती, क्यों इसे सफल क्रांति बोलते हैं, ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए कि वायसराय का पद आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता चलेगी, क्राउन राज आ गया था। ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। क्वेश्चन जो है जनरल भाषा में है कि आप पता लगाइए कि सन 57 की लड़ाई के बाद, 1857 की लड़ाई की बात हो रही है, 1857 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियां और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। तो अगर आप मध्य भारत के क्षेत्र में रहते हो, हालांकि पूरे उत्तर भारत में कहानियां प्रचलित है, सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो कहानी प्रचलित हुई थी वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हरबोलों के मुंह से पेड़ पे चढ़ चढ़ कर वो बोलते थे और रानी लक्ष्मीबाई की कहानियों का, उनकी वीरता का गुणगान करते थे। ये बचपन में अपने बचपन में मैंने भी सुना है, दूसरे लोगों ने भी सुना है, पुराने लोगों ने भी सुना है। गांव-गांव जाकर के हरबोले जो होते थे ये चिल्ला चिल्ला करके कहानियाँ सुनाते थे और पूरी दुनिया को मतलब पूरे एक क्षेत्र को बताया है उन्होंने, पूरे भारत देश को बताया कि कैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का सामना किया। स्वयं एक अंग्रेज़ ने लिखा अपने इसमें कि वो जब रानी से लड़ रहे थे तो उन्होंने लिखा है कि पहली बार किसी मर्द से लड़ाई हुई है तो मर्दों की तरह लड़ी थी रानी, इसी वजह से उनको खूब लड़ी मर्दानी कहा जाता था। तो उनके बारे में कहानी, तो एक तो ये लिख सकते हैं आप, और दूसरी मंगल पांडे के बारे में कि मंगल पांडे ने किस तरह अंग्रेज़ों का सामना किया, किस तरह शुरुआत हुई और उन्होंने जो है गाय और सूअर की चर्बी के खिलाफ कैसे आंदोलन शुरू किया था, ये सारी चीज़ें। तो बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये गीत हमने हमारे घर वालों से अगर आप पूछोगे तो यही गीत उनको याद रहेगा, एक एक बच्चा ये गीत जानता है। कहानियाँ अंग्रेज़ द्वारा मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने की कहानियाँ आज भी हमें उत्तेजित करती है कि उस समय कैसे उनको लटका दिया गया था, कैसे वो मरने से नहीं डरते थे। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी है जो आज भी हमारे जहन में है और 1857 की कहानियाँ हैं वो। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको भी झांसी की रानी के बारे में पता है। तो आइए पढ़ते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाए कि आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। विलक्षण महिला इतनी ज़्यादा टैलेंटेड, इतना ज़्यादा योग्य, वीर एक तरह से वो वीर महिला थी। तो उनके बारे में सब कुछ पता लगाना है, सब कुछ लिखना है। तो एक कहानी के माध्यम से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। मैं उत्तर पूरा बता देता हूँ, पूरा जीवन परिचय कि उनका संबंध कहाँ से क्या था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी बात यहाँ पर करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन
1828 में बनारस में हुआ था। इनका बचपन का नाम मनु था, मणिकर्णिका भी कहते थे, मनु था। उन्हें बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक था। इन्होंने उन सभी में महारत हासिल करके रखा था। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धाओं का सामना नहीं कर पाते थे, बड़े बड़े योद्धा तलवारबाजी में इनका सामना नहीं कर पाते थे। स्वयं तात्या टोपे ने इनको जो है तलवारबाजी सिखाई थी। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। बचपन में ही अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी की रानी बनने के बाद रात में चोरी छुपे क्रांति गुरु बन करके अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। कई साल तक उन्होंने ये किया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया, अंग्रेजों की मनमानी नहीं चलने दी और अंग्रेज का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी। उन्होंने बोला कि अगर अंग्रेजों को इस देश से निकालना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। 1857 के प्रथम कूटनीति को समझना चाहती थी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी कि भाई अगर हम साथ होंगे तो अंग्रेजों को हरा सकते हैं। उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने उनके महल को चारों तरफ से घेर लिया था और हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हथियार नहीं डाले। लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर और मुंह पे घोड़े की लगाम दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेजी सेनाओं को चीरते हुए महल से बाहर निकल गई और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। ये थी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, जिनकी शुरुआत 1828 में बनारस के जन्म से होती है। मनु को शुरुआत से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी का बड़ा शौक था। कई बार बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध हुए, लेकिन अच्छे अच्छे योद्धा उनको नहीं हरा पाते। चुप चुप करके रात में वो कई अंग्रेजों से बदला लिया करती थी। 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया था और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जब उन्होंने शासन संभाला तो अंग्रेजों का विद्रोह करती रही। वो तो एक विश्वासघाती सेनापति था जिसने उनका भेद बता दिया था और उनके महल में घुसने का द्वार, जो सीक्रेट प्लेस होता है, जो केवल इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता, वो उसने बता दिया था। और उसके बाद तो अंग्रेजों ने पूरे महल को घेर करके उनको हथियार डालने पर मजबूर किया। लेकिन झांसी की रानी थी, मानने वाली कहाँ थी। झांसी की रानी ने उनकी बात नहीं मानी और आखिर तक लड़ती रही। अपने बेटे को पीठ पर बांध करके, घोड़े की लगाम को मुंह में दबा करके, दोनों हाथों से तलवार लेकर के अंग्रेजों को चीरते हुए निकल गई। और वो मंजर जिनने भी देखा होगा उनकी रूह तक कांप गई होगी, क्योंकि ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई शायद कभी कोई स्त्री किसी ने देखी भी नहीं होगी। हम तो सुन कर के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचो उस समय जो लोग उनके साथ जिए होंगे, जिन्होंने इस लड़ाई को देखा होगा, जो खुद साक्ष्य थे, गवाह थे उस बात के कि महारानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से लड़ाई लड़ी होगी। तो सोचो उन लोगों का मंजर कैसा रहा होगा, या उनके दिलों के हाल कैसे रहे होंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने देखा है और ऐसी लड़ाई का वे साक्षी बने थे। लेकिन अंत में जून 1858 में उनको वीर गति की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों ये महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी है। मैंने इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी कहानी के रूप में थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट डाले हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल यही चीज़ लिख सकते हैं, आपके उत्तर में यही चीज़ें काम की हैं। बस आपको सुनने में मज़ा आया, इस वजह से थोड़ा सा उसमें राइमिंग वगैरह डाल दी थी। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प जिसका नाम है magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, जहां पर आप जा सकते हैं, जहां आपको मिलेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। और यहाँ आप कर सकते हैं अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर। और यहाँ पर आपको मिलेगा CBSE क्लास 7 से क्लास 12 हिंदी मीडियम। यहाँ पर आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिएगा क्लास 8। जैसे ही आप क्लास 8 सिलेक्ट करेंगे वैसे ही कक्षा 8वीं के सभी शिक्षकों के नाम और उनके सब सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। बस आपको करना ये है कि जो भी टीचर का नाम है उसके नीचे लिखा हुआ है वॉच नाउ पर करिए क्लिक। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको उस शिक्षक से संबंधित सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको करना क्या है, बस वॉच ऑल वीडियो में देखना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सारे के सारे चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, लेक्चर पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लेक्चर पर क्लिक करेंगे आपको अपने वीडियो दिखाई देंगे और आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।